हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। एंड टुडेज वीडियो's टॉपिक इज टाइप्स ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जो करिकुलम के पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं दो एनसीएफ के हिसाब से 2005 के हिसाब से। सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू, बनाते हैं इस चीज़ को आपके लिए संभव। तो चलिए गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। एनसीएफ की दूसरी वीडियो है और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि एनसीएफ के मेन गोल्स क्या थे। उसका मेन गोल आप लोगों को याद होगा, बर्डन लेस एजुकेशन। इससे पहले हमारे जो लर्नर था उसके ऊपर शिक्षा का बहुत बड़ा बोझ था, चाहे वो बैग का बोझ की बात कर लीजिए, किसी किताबों के बोझ की बात कर लीजिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम का भार जो उठा रहे थे वो हमारे क्या उठा रहे थे, लर्नर्स उठा रहे थे। लेकिन 2005 के बाद से चीज़ें बदली और क्या क्या चीज़ें बदली और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारी की सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कशन में कर चुका हूँ, पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको आई बटन पे शो हो रहा है, वहाँ जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू, पहले गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि एनसीएफ 2005 इज़ अ ब्रॉड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसको आप पूरा देखने के लिए जाएंगे तो ना जाने कितनी चीज़ें, ना जाने कितने नोट्स लिखे हैं, कितने पन्नों में है वो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को एक टीचिंग एग्जाम्स निकालना है और फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक से हमारे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं और किस किस प्रिंसिपल पे किन किन चीज़ों के ऊपर जो क्वेश्चन है, क्या क्या एरियाज हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज हम लोग जो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस टाइप्स ऑफ करिकुलम अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। ये जो हमारे 10 प्रिंसिपल्स हैं, इसी के बेसिस पे हमारा जो पूरा का पूरा करिकुलम है आज के टाइम पे जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम रन कर रहा है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। इसलिए इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि 10 के 10 प्रिंसिपल आप लोगों को एज एंसिटिव विद सूटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जाम के लिए तैयार हो जाएँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलेबस। इसके हिसाब से एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो हमारा सिलेबस है वो 5 टाइप का है। और आप लोगों को याद होगा कि एनसीएफ ने क्या कर रखा है, बर्डन लेस एजुकेशन का काम कर रखा है। जो हमारी जो बोझ वाली शिक्षा थी उस चीज़ को दूर कर दिया, हमारे लर्नर के सर के ऊपर से बोझ हटा दिया शिक्षा का। और जो अब टीचर जो पहले जो एजुकेशन टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी अब वो चाइल्ड सेंटर्ड में कन्वर्ट हो जाती है एनसीएफ 2005। और इससे पहले नंबर का एनसीएफ, इससे पहले भी हमारे 3 एनसीएफ आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इट वॉज इन 1975। फर्स्ट एनसीएफ वॉज नेशनल करिकुलम फ्रॉम, जो आया था हमारा वो था 1975 में। दूसरा हमारा था 1988 में और जो हमारा तीसरा था वो था हमारा इन 2000 में। और उसके बाद जो हमारा चौथा जो हमारा एनसीएफ आता है वो आता है 2005 में। तो ये एनसीएफ का हमारा 4th पार्ट है और इसका जो मेन एम था वो यही था हमारा, जो बच्चे का जो बोझ है, जो हमारे बैग का जो बोझ है, जो हमारा बर्डन है बैग का, उस चीज़ को क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए। और सारे के सारे मेथड्स को, सारे जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाने का काम करता है हमारी एनसीएफ 2005। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, 1961 में हमारी क्या बनती है, एनसीईआरटी का गठन होता है और एनसीईआरटी के द्वारा ही इस चीज़ को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और उसके जो हमारे क्या थे चेयरमैन थे, ही वाज मिस्टर आर.एस. राजपूत। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिलेबस। नंबर 1 हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड सिलेबस की बात चलिए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड सिलेबस। तीसरा है हमारा कोर्स सेंटर्ड सिलेबस। चौथा है हमारा फ्लेक्सिबल सिलेबस और पांचवा है हमारा वाइड रेंज सिलेबस। कहने का मतलब यहाँ एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, सब्जेक्ट सेंटर्ड सिलेबस को। अभी क्या कहना चाहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड सिलेबस से, इसका कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारे जितने भी जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही एक लर्नर क्या करेगा, सीखेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसको पीरियड, मतलब जो आप लोग देखते हैं ना पीरियड्स वाइज, और जो टाइम टेबल जो सेट होता है कि एक टाइम पे इसी चीज़ का जो टाइम टेबल है, जनरली जो हमारे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उसका जो हमारा टाइम टेबल लगाया जाता है वो शुरू के पीरियड्स में लगाया जाता है। मैथ्स के पीरियड्स आपको सुबह को देखने के लिए मिल जाएंगे या स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने के लिए जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उन चीज़ों को हम लोग पहले रख देते हैं, मतलब हाफ टाइम से पहले। मतलब जो उनका टाइमिंग है वो बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उस चीज़ का जो करिकुलम है वो पहले ही सेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड सिलेबस। चाइल्ड सेंटर्ड सिलेबस का मतलब यहाँ ये है कि जितना भी हमारा सिलेबस होगा वो एक लर्नर की इंटरेस्ट के हिसाब से और उसके एबिलिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आज के टाइम पे जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो चुकी है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमारा लर्नर ही सब कुछ है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हमको उसको पढ़ाना है, उसकी कैपेसिटी देख करके, उसका इंटरेस्ट देख करके, उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चीज़ों को तैयार करवाना है। तो ये जो हमारा दूसरा होता है चाइल्ड सेंटर्ड सिलेबस, ये इसी के ऊपर आधारित होता है। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं कोर्स सेंटर्ड सिलेबस। तो कोर्स सेंटर्ड सिलेबस से मतलब यहाँ इससे है कि जिन स्कूलों में कोर्स सेंटर्ड सिलेबस लागू होता है, अप्लाइड होता है, वहाँ केवल बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती है। बुकिश नॉलेज के
अलावा क्या भी दिया जाता है, जो हमारे बिहेवियरल नॉलेज है, जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को समाज के साथ जोड़ने का काम करती है, उस पर रिलेटेड भी आप लोग क्या बनाएंगे, सिलेबस बनाएंगे। तो ये होता है हमारा कौन सा सिलेबस, कोर सेंटर्ड सिलेबस, जिसमें हमारी बाहरी ज्ञान भी दिया जाता है एक लर्नर को उसकी बुकिश नॉलेज के साथ साथ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल सिलेबस। फ्लेक्सिबल सिलेबस का मतलब यहाँ ये है क्या, सिलेबस ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जैसे नीड पड़ रही है, जैसे कंडीशन पड़ रही है, उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलेबस का नाम आज के टाइम पे है। जैसे आप लोगों को पता है कि CBSE ने आज के टाइम पे कितने परसेंट, 30% सिलेबस क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है गाइस। आप लोगों को पता होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको पता होगा कि 30% पूरा का पूरा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, जो टॉपिक्स थे उसको हटा दिया है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिलेबस। मतलब आप जब चाहें फ्लेक्सिबल, जैसी कंडीशन है, आप लोगों को पता है कोरोना इज पैंडेमिक नाउ डेज, डे बाय डे इट इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस वजह से हम लोगों का जो सिलेबस है, जो CBSE है, जो हमारे HRD मिनिस्टर है मिस्टर डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी, उन्होंने क्या कर दिया, CBSE के सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया। तो इसी चीज़ का ये परफेक्ट एग्जांपल होता है फ्लेक्सिबल सिलेबस के। जो हमारा सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल है, लचीला है, इसको जब चाहे, जैसी कंडीशन है, जैसे देश में हालात बन रहे हैं, उसके हिसाब से चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइस वाइड रेंज सिलेबस। वाइड रेंज सिलेबस का मतलब यहाँ विस्तृत क्षेत्र सिलेबस से है। मतलब जो सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो केवल एक सब्जेक्ट से सीमित नहीं है, उसको कोरिलेट कर करके पढ़ाया जाना चाहिए। एक जो उसकी जो रेंज है, वो पूरी की पूरी विस्तृत है। मतलब एक सब्जेक्ट की नॉलेज, एक सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आ सकता है। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, डिजाइन करना है अपने किसको, सिलेबस को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। तो आई होप कि ये पांचों के पांचों सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गए हैं। पहला इंफोसिस करता है सब्जेक्ट पे, को पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाया जाएगा। दूसरा कहता है चाइल्ड सेंटर सिलेबस, जो जितने भी सिलेबस बनेगा वो चाइल्ड सेंटर अप्रोच पे होगा, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके कैपेसिटी एबिलिटी के हिसाब से। नेक्स्ट कोर सेंटर सिलेबस में क्या होता है, कोर सेंटर सिलेबस में जो कोर सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो तुम्हारा बिहेवियरल नॉलेज है उसको रिलेट कर दिया जाता है हमारी बुकिश नॉलेज के साथ में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबल सिलेबस। उसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है। HRD मिनिस्टर निशंक पोखरियाल जी का जो आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने 30% CBSE का सिलेबस क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया अकॉर्डिंग टू द पैंडेमिक कंडीशन ऑफ कोरोना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वाइड रेंज सिलेबस। तो वाइड रेंज सिलेबस का मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं विस्तृत क्षेत्र। और ये विस्तृत क्षेत्र सिलेबस का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारा जो सिलेबस होगा वो केवल एक ही फील्ड में काम नहीं करेगा, वो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का सिलेबस होगा वो इस तरीके से डिजाइन होगा कि अगर आप मैथ्स का सिलेबस को डिजाइन कर रहे हैं तो मैथ्स का सिलेबस मैथ्स में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। इट डिपेंड्स, मतलब उसका जो एरिया है वो केवल बाउंडेड नहीं है, वो क्या है, वाइड रेंज एरिया है, बड़ा विस्तृत क्षेत्र है उसका। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम लोग इसकी बात करें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की, क्योंकि आप लोग एक आने वाले क्या है, फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम। आप लोग कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं करिकुलम को। करिकुलम में आप लोग को बता चुका हूँ, इट्स अ रेस ट्रैक। आप लोगों को बताया ना, ये दौड़ का मैदान है जिसको बच्चे को दौड़ करके क्या करना है, पार करना है और अपने कहाँ तक पहुँचना है, गोल तक पहुँचना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन करते समय टीचर को जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो उस चीज़ को, जो प्रिंसिपल्स उसको माइंड में रखने चाहिए, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1 by 1। सो देयर आर बेसिकली 10 प्रिंसिपल्स। यहाँ पे हमारे 10 प्रिंसिपल्स या 10 थ्योरीज हैं जिनको दिमाग में रख करके एक टीचर अपना बेस्ट क्या कर सकता है, करिकुलम को डिजाइन कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की, जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब आप लोग एक करिकुलम को डिज़ाइन करें तो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी रखिए कि जब आप भी एक करिकुलम को डिज़ाइन करें तो उस टाइम पे जितने भी उसके जो लॉज हैं, जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल लॉज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं, उन सब के बेसिस पे आपका क्या होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, मनोवैज्ञानिक नियमों पर आपका करिकुलम क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी क्या कहते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत। और उपयोगिता का सिद्धांत ये कहता है जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे आपका करिकुलम तो ऐसा रबिश नहीं होना चाहिए, मतलब नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए। उसका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, डेली लाइफ के साथ वो कनेक्ट करने वाला होना चाहिए। जो भी नॉलेज आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने लर्नर को प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ जरूर होना चाहिए, वरना वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगे एक लर्नर के लिए। और एक लर्नर उसको सीखेगा तो जरूर, जैसे क्योंकि आपने उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन अगर वो यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो फिर उसके लिए वो बेकार की चीज़ साबित होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का सिद्धांत। और मूल्य का सिद्धांत से मतलब यहाँ ये है कि जितने भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, जितने भी हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे राजनीतिक मूल्य हैं, उन सब का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए किसके अंदर, एक करिकुलम के अंदर। जिससे क्या होता है, जो हमारा लर्नर है वो ज़्यादा सोशल बनता है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है, उसके अंदर पैट्रियटिज्म ज़्यादा से
से ज़्यादा बढ़ता है। तो इन चीज़ों का भी आप लोग क्या रखेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करते समय, अपने करिकुलम को बनाते समय जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़ है इसके ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अप टू 10th के लेवल तक की बात कर लेते हैं तो वहाँ सबके पास क्या होती है, SST नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं हम लोग सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं। और उसमें बच्चा क्या सीखता है, मूल्य का सिद्धांत, वहाँ अपनी मॉरल ड्यूटीज सीखता है, अपने राइट सीखता है, और जो हमारे देश से जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है वो सारी की सारी चीज़ें वो सीख जाता है। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप लोग करिकुलम का, वो इस लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चाइल्ड सेंट्रल थ्योरी, बालक केंद्रित जो सिद्धांत है। तो ये तो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम बता चुका हूँ। ये क्या कहना चाहता है, चाइल्ड सेंट्रल थ्योरी मतलब ये जो बच्चे की जैसा इंटरेस्ट होगा, जैसी उसकी रुचि होगी, जैसे उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा, कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, उसके आधार पर हम लोगों को क्या करना है, अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। तो इस चीज़ पे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। लर्निंग बाय डूइंग वो मेथड है गाइस, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये है, इसको मैं सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ आप लोगों को कि सपोज दैट कि मैंने आप लोगों को बोला A फॉर एप्पल, सिर्फ मैंने आपको बोल दिया वर्बली, आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों ने सिर्फ आपके कौन से ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपके हियरिंग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने क्या करा, A फॉर एप्पल का मैंने क्या यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, फिगर ड्रॉ आउट कर दिया। मैंने बोला फिर A फॉर एप्पल। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, एक तो आपके हियरिंग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और उसके साथ में आप देख भी रहे हो। तो आपके क्या कर रहे हैं, वॉचिंग ऑर्गन्स जो है, आपके जो सीइंग ऑर्गन्स है वो भी आपके काम कर रही हैं। तो यहाँ पे आपके दो ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इस चीज़ को यहाँ से निकाल करके आपके हाथ में सिर्फ एक सीधा क्या दे दूँ, मैं एप्पल दे दूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में आप उसको टच भी करके देख रखे हैं, उसकी शेप को भी समझ रहे हैं और उसके साथ साथ में क्या भी सीख रहे हैं, A फॉर एप्पल है। और फाइनली अगर मैं उसको कट करके आपको खिला भी देता हूँ तो इस कंडीशन में आप लोगों के कितने सेंस ऑर्गन्स आपके क्या करने लग जा रहे हैं, काम करने लग जा रहे हैं। क्यों, कैसे सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स काम करने लग जा रहे हैं, आप सुन भी रहे हो, आप उसको टेस्ट भी कर रहे हो, आप उसकी स्मेल भी ले रहे हो, आप उसको फील भी कर रहे हो। तो आपके सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स इसमें क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर आप कभी भी आपसे अगर कोई भी किसी भी इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप सबसे ज़्यादा लर्निंग को मैक्सिमाइज कब करोगे, किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, तो गाइज यही वो मेथड है, कौन सा, लर्निंग बाय डूइंग। जो चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग से आती हैं वो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ से नहीं आती हैं। यहाँ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपका जो करिकुलम होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हों वो लर्नर कर करके सीखे, किसके बजाय किसके कंपैरिजन में केवल सुन करके या उसको समझा करके नहीं, वो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। हालांकि ये कौन सा कैसा मेथड होता है, एक्सपेंसिव मेथड होता है, इकोनॉमिकल मेथड नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोरिलेशन प्रिंसिपल, सहसंबंध का सिद्धांत की बात चल रही है। सहसंबंध के सिद्धांत से क्या समझते हैं आप लोग, ये जैसे आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ कि जैसे अगर आप मैथ का यूज़ देख लें तो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, इसको कहते हैं कोरिलेशन। मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए करिकुलम का वो ऐसा होना चाहिए जो जिसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को क्या करता हो, सपोर्ट करता हो। मतलब एक विषय की जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो दूसरे विषय में काम आ जाए। जैसे संस्कृत आप लोग सीख लीजिए, हिंदी सीखने में काम आ जाएगी। संस्कृत के जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पे आप लोग इंग्लिश भी सीख सकते हैं, यू नो वेरी वेल दैट। और संस्कृत के जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं, मोर देन 4000 फॉर्मूलाज आर देयर। संस्कृत में 4000 से ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे सूत्र होते हैं। जिसको संस्कृत अच्छे समझ में आ जाती है वो किसी भी लिटरेचर को बड़े आसानी से समझ और सीख सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन से मतलब यहाँ ये नहीं कि बच्चों के सामने आपको डांस करके दिखाना है टीचर को, या ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी आप अपना कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना करिकुलम, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो केवल बुक जो हमारा हम लोग को बुक बॉम्ब नहीं बनाना है बच्चों को, मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। इसके साथ आप लोगों को क्या करनी पड़ेंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, जैसे कि हमारा खेलकूद हो गया, हमारे स्पोर्ट्स हो गए, हमारे गेम्स हो गए। इसके अलावा हमारे जितने भी हमारे स्कूल में फेयर्स होती हैं, या इसके अलावा जितने भी हमारे क्या होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन हो गए, डांसिंग कंपटीशन हो गए, इन सबको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट। और ये जो ध्यान देती है कौन, NCF 2005 कहती है ओवरऑल डेवलपमेंट। केवल उसको बुकिश नॉलेज नहीं प्रोवाइड नहीं करानी है, आप लोग उसका संपूर्ण विकास करना है एक लर्नर का। तो उसके अंतर्गत आपको थ्योरी ऑफ एंटरटेनमेंट के अंतर्गत अपना करिकुलम को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर इन चीज़ों को भी, इन गतिविधियों को भी शामिल करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइस थ्योरी ऑफ क्लासरूम वेरिएशन। तो क्लासरूम वेरिएशन का मतलब यहाँ ये है कि जो विभिन्नताएं हैं, जो कक्षी विभिन्नताएं हैं, मतलब जो आपका क्लासरूम है और जो उसका लर्नर का जो एज ग्रुप है उसमें आप लोगों को वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो जब भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अपना जो करिकुलम वो अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप और अकॉर्डिंग टू द क्लास करना पड़ेगा। ये कुछ नहीं कि आप लोग की जो क्लास थी वो तो आप लोग की 7th या 8th चल रही है और उस कंडीशन में आप लोग उसका जो लेवल बढ़ाते चले गए सब्जेक्ट का और आपने उनको 10th लेवल की साइंस दे दी या मैथ सॉल्व करने के लिए दे दी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे एज ग्रुप होगा और जो उनकी क्लास होगी उसके हिसाब से आपको अपना करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर आपका करिकुलम उसके हिसाब से नहीं है तो जो हमारा लर्नर है इट मे बी फेल
टू अचीव द गोल्स, जो उसको चीज़ को एक्वायर करने में प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कि वो अपना इंटरेस्ट क्या कर दे, लूज़ कर दे। एक बार उसमें निरस्ता आ गई और उसको बोरिंग लगने लगी चीज़ें, हार्ड लगने लगी चीज़ें, तो वो क्यों नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो हमारे जो लर्निंग के आउटकम्स है वो पूरे नहीं हो सकते। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ क्लासरूम वेरिएशन, तो आप लोग समझ गए कक्षा में भिन्नताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, लचीलापन। ये मैं आप लोगों को अभी समझा चुका हूँ कि जो हमारा सिलेबस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और जो हमारा करिकुलम या सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और जैसी कंडीशन हो उसके हिसाब से हमारा लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम जैसी कंडीशन हैं उसके हिसाब से अपने सिलेबस में अपने करिकुलम में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं, 30% हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम CBSE बाय मिस्टर निशंक पोखरियाल, आवर HRD मिनिस्टर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साइंटिफिक अप्रोच प्रिंसिपल। ये कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, और जितने भी आप लोगों का करिकुलम डिज़ाइन आप लोगों ने जैसे भी किया है उसके जो सिद्धांत है, जो मूल्य हैं, और उसकी जो बेसिक जो नेचर होना चाहिए वो टोटली साइंटिफिक अप्रोच वाला होना चाहिए, जो कि एक टीचर में, एक प्रिंसिपल में, और जो उसका हमारे गार्जियन है, जो हमारे क्या हैं अभिभावक हैं बच्चों के, उनके प्रति कैसा उनका जो नज़रिया हो उस करिकुलम को लेकर के कैसा हो, साइंटिफिक हो। मतलब आप लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन करनी है चीज़ों को, एक करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो टोटली साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर आगे बढ़ता चले। साइंटिफिक अप्रोच से मतलब यहाँ इस बात से है, यहाँ पे साइंस से रिलेट मत कीजिएगा। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब यहाँ ये है चीज़ें सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तरीके से लगी हुई होनी चाहिए। साइंस इज द एक्वायरिंग नॉलेज बाय सिस्टमेटिक ऑर्डर। ये किसी भी चीज़ को अगर उठाता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में करता है। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे हो जाते हैं पूरे 10 के 10 प्रिंसिपल किसके, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, और इस पर रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो आप लोग मुझे ग्रेडअप पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को जो आज की हमारी क्लास है NCF की जो सेकंड क्लास है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी क्वेश्चंस हों, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, यहाँ आज मैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप लोग उसमें जाकर के मुझे मेल सेंड कर सकते हैं एनी टाइम। जैसे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी होगी मैं आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो सकते हैं आप लोग। चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है, और वीडियो समझ में आई है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चीज़ को शेयर कर दीजिए हर जगह। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।